अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ़िज़िकल साइंस 8th क्लास का लास्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे पहले सबक नंबर 10 चंद कुदरती मज़ाहिर। चलिए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बरक़ी बार के अक़साम की तफ़हीम। बरक़ी बार कितने किस्म के होते हैं? बरक़ी बार दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है एकसाम बरक़ी बार, दूसरे होते हैं मुखालिफ बरक़ी बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट करके दो बलून्स को हम इस तरह से यहाँ पर लटका दिए हैं, तो इनके अंदर कोई बरक़ी बार पाया नहीं जा रहा है। इसीलिए ये ना तो एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं ना दिफा कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं बलून्स को हम क्या करें, वुलन के कपड़े से दोनों बलून्स को रगड़े। ठीक है, दोनों को, इसको भी वुलन के कपड़े से रगड़े, इसको भी वुलन के कपड़े से रगड़े, तो दोनों के अंदर सेम बरक़ी बार पाया गया। ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम वुलन के कपड़े से रगड़े थे, इसलिए दोनों के अंदर सेम बरक़ी बार पाया गया। अगर सेम बरक़ी बार दो अक़साम में पाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दिफा करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को दिफा कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर इसकी 3-4 सूरतें हो सकती हैं। फर्स्ट यह है, ऊनी कपड़े से रगड़े हुए दो गुब्बारे आपस में एक दूसरे को दिफा करते हैं। ठीक है, एक ही पॉलीथीन से रगड़े हुए दो रिफ़िल एक दूसरे को दिफा करते हैं। ठीक है, अगर एक ही रिफ़िल को हम दो रिफ़िल को एक ही पॉलीथीन से रगड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे को दिफा करते हैं। गुब्बारा जो ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ हो बरक़ी बार के हामिल रिफ़िल को कशिश करता है। अगर गुब्बारे को क्या करें, हम ऊनी कपड़े से रगड़े, ठीक है, और रिफ़िल को हम किससे रगड़े थे, पॉलीथीन से रगड़े थे। ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग बरक़ी बार पाया जा रहा है। अगर दोनों के अंदर अलग अलग बरक़ी बार पाया जा रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगर एक बरक़ी बार बरदार जिस्म को दूसरे बरक़ी बार बरदार जिस्म के क़रीब किया जाता है तो वो इस पर एक मुखालिफ बरक़ी बार पैदा करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे जिस्म को कशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। बरक़ी बार बरदार शय से बरक़ी बार की ज़मीन में मुंतकिली होने के अमल को अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बरक़ी बार बरदार किसी शय से करंट को ज़मीन के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं तो वो अमल क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। इमारतों में बरक़ी रूह खारिज होने की सूरत में बरक़ी झटके से महफूज रहने के लिए अर्थिंग की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर की जाती है, अर्थिंग यूजुअली इमारतों में की जाती है। ठीक है, बरक़ी बार से महफूज रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली की चमक की कहानी। बिजली क्यों चमकती है, बिजली चमकने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। पहले ज़माने में इसकी बहुत से कहानियाँ होते थे, इसलिए चमकती है उसलिए चमकती है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। इसके जब बादल बनते हैं, बादल किस तरह से बनते हैं, ज़मीन से पानी जब अमल तबख़ीर के ज़रिए जाता है तो अमल तकसीब के ज़रिए बादल बनते हैं। जब बादल बन जाते हैं तो इसके अंदर पानी के साथ साथ गर्द गुबार भी पाए जाते हैं। ठीक है, हवा में छोटे छोटे ज़र्रात भी पाए जाते हैं। तो ये हवा में पाए जाने वाले बादल और ज़र्रात, इनके अंदर हवा की रगड़ की वजह से इनके अंदर बरक़ी बार जमा हो जाता है। ठीक है, बादलों पे क्या जमा होता है, बरक़ी बार जमा हो जाता है। जब दो मुखालिफ बरक़ी बार रखने वाले बादल एक दूसरे के क़रीब आते हैं तो क्या होते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक हल्की सी बिजली निकलती है। ठीक है, एक बिजली की लाइन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं। ठीक है, अगर आप दो मुखालिफ वायर होते हैं ना, जो दो अलग अलग वायर होते हैं, वो वायर को आप एक जगह जोड़ते हैं तो क्या निकलती है, उसमें से चिंगारियाँ निकलती है। इसी तरह से अगर आप दो मुखालिफ बरक़ी बार रखने वाले बादलों को एक दूसरे के करीब आते हैं ये, तो यहाँ पर बिजली की चमक निकलती है आवाज़ के साथ। ठीक है, इसलिए मनफी और मुस्बित बरक़ी रवां के दरमियान इखराज अमल में आता है, जिसकी वजह से एक बारीक लकीर की शक्ल में चमक और आवाज़ पैदा होती है। इस बारीक धार को हम बिजली कहते हैं और इस अमल को बरक़ी इखराज कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है बिजली कश। बिजली कश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये देखिए, इसको कहते हैं हम बिजली कश। ये बिजली कश इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लोहे की सलाख होती है, ये ऊपर से ज़मीन के अंदर तक होती है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जब बिजली चमकती है तो बिजली को ये डायरेक्टली अपने अंदर खींच लेता है ये, ठीक है। ये ऊंचाई से बिजली को अपने अंदर खींच लेता है, खींच के वो ज़मीन के अंदर मुंतकिल कर देता है, ठीक है। ये किस लिए लगाया जाता है? इमारतों को महफूज रखने के लिए, बिजली के झटके से महफूज रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं बिजली कश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को शुमाली कश्मीर के योरी और तोंगधार इलाके में एक बड़ा ज़लज़ला आया था। 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया था और इससे क़ब्ल 2001 में गुजरात के ज़िला भोज में एक ज़लज़ला वक़ूअ पज़ीर हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ज़लज़ला क्या है? ज़लज़ले क्यों आते हैं? ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, ये है ज़मीन की साख्त, ठीक है। ज़मीन अंदर से इस तरह से होती है। ज़मीन के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। कितने हिस्से होते हैं ज़मीन के? 3 हिस्से होती हैं, 3 परतें होती हैं। सबसे बैरूनी परत जो होती है वो होती है क्रस्ट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? क्रस्ट, या फिर उसको उर्दू में खशरा अर्ज़ भी कहते हैं, ठीक है। खशर अर्ज़ भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत पतली लेयर होती है ऊपर की ज़मीन की, जो ज़मीन के हिस्से की सिर्फ 1% होती है, ओके। उसके बाद सेकेंड जो परत होती है वो है मैंटल, ठीक है। मैंटल है इसकी सेकेंड परत, जो कि बहुत बड़ी गहराई तक होती है। और इसके बाद लास्ट जो परत होती है वो होती है कोर, ठीक है। कोर होता है इसका अंदरूनी हिस्सा, और कोर होता है, कोर के अंदर होते हैं 2, ठीक है। कोर के अंदर 2 कौन कौन से हैं? एक है अंदरूनी कोर, ठीक है, एक है अंदरूनी कोर, अंदरूनी कोर और बैरूनी कोर, ठीक है। बैरूनी कोर, अंदरूनी कोर और बैरूनी कोर, इस तरह से कोर के 2 हिस्से हैं, अंदरूनी कोर, बैरूनी कोर। तो ज़मीन की टोटल जो परतें हैं वो 3 हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। कोर हो गया, 2 हिस्सों में बढ़ गया, फिर से अंदरूनी कोर, बैरूनी कोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। 26 दिसंबर 2004 को बहरे हिंद में सुनामी, बहुत बड़ा सुनामी आया था। साहिली इलाके इससे बहुत मुतासिर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़लज़ले की वजूहात। ज़लज़ले की वजूहात क्या है? चलिए देखते हैं ज़लज़ला आने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। अब हम जानते हैं कि ज़मीन में लर्ज़ा इसके नीचे गहराइयों में अंदरूनी हिस्से की ऊपरी परत में खलल की वजह से होता है, ठीक है। जो ज़लज़ला आता है ये किस में आता है? ज़मीन की ऊपरी परत खशरा अर्ज़ में आता है, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट में आता है। जो ज़मीन की सबसे बैरूनी परत होती है क्रस्ट, उसके अंदर और यहाँ पर ज़लज़ला आता है, ठीक है। अंदरूनी परतों में कोई ज़लज़ला वाक़ई नहीं होता। ज़मीन की बैरूनी तह एक टुकड़ा नहीं है। जो ज़मीन के आतराफ़ की जो परत है, क्रस्ट है, वो एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। इन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम? प्लेट कहते हैं। ये प्लेट मुसलसिल हरकत में रहते हैं, ठीक है। ये मुसलसिल क्या करते हैं? प्लेट हरकत करते रहते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब से गुज़रते हैं, जब प्लेट हरकत करते हैं तो एक दूसरे के करीब से गुज़रते हैं, या तो कभी इसमें टकराव हो जाता है, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, तब खशरा अर्ज़ में, ठीक है, खशर अर्ज़ में खलल वाक़े होता है, ठीक है। क्या होता है उसके बाद? या तो वो जो प्लेट्स होती है एक दूसरे से टकराती है, या फिर एक दूसरे के नीचे घुस जाती है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के नीचे चले जाती है प्लेट, या फिर एक दूसरे से टकराती है, तो ज़लज़ला वाक़ई होता है। तो ज़मीन क्या हो जाती है? हिल जाती है। उसके बाद है, चूँकि प्लेट की हरकत से ज़लज़ला वाक़ई होता है, वो मुकामात जो प्लेट के किनारों पर होते हैं वीक जोन्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़लज़ला किस वजह से आ रहा? प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स की हरकत की वजह से आ रहा, ठीक है। ये जो, अगर ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट अगर ये एक है, ये एक प्लेट है यहाँ पर, तो प्लेट में अगर दोनों में टकराव होगा या फिर एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाके कौन से होंगे? ये इलाके होंगे, है ना। ये इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जो प्लेट के किनारों पे होंगे वो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? वीक जोन्स कहते हैं,
ठीक है। इन वीक जोन्स को और भी क्या कह सकते हैं हम, सेस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर के बाज़ इलाके, हिमालय का मरकज़ी और शुमाल मशरक़ी हिस्सा और राजस्थान के बाज़ इलाक़ों के अलावा गंगा के बाज़ मैदानी इलाके ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले इम्कानी इलाक़ों में शामिल है। ठीक है, जो सारे जो नाम हैं वो कहाँ के हैं, सेस्मिक जोन के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, माहिर अराज़ियात ज़लज़ले की पैमाइश के लिए दो आलात का इस्तेमाल करते हैं। कौन से हैं वो, सिस्मोग्राफ और दूसरा है सिस्मोस्कोप। सिस्मोग्राफ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़लज़ले से पैदा होने वाले जो वेव्स होते हैं उसको मालूम करने के लिए, सिस्मिक वेव्स को मालूम करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ज़लज़ला पैमा सिस्मोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये ज़लज़ले के वक्त दौरान को बताता है। ठीक है, और ज़लज़ले की शिद्दत को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, सिस्मोग्राफ और सिस्मोस्कोप। और एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, ज़लज़ले की शिद्दत को रिचर स्केल पर बताया जाता है। कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था, कितने पॉइंट्स का ज़लज़ला था बताने के लिए ये किस पर नोट किया जाता है, ये रिचर स्केल पर ये नोट किया जाता है। अगर रिचर स्केल पर 7 होती है, ज़लज़ले की हिद्दत जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, तो ये क्या हो सकता है, तबाकुन हो सकता है। भोज और कश्मीर में आए दोनों ज़लज़लों की शिद्दत रिचर स्केल पर 7.5 से भी ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रिचर स्केल की पैमाइश और ज़लज़ले के असरात। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर क्या है 3.5 से कम हो ज़लज़ले की शिद्दत, आमतौर पर महसूस नहीं होते लेकिन रिकॉर्ड होते हैं। 3.5 से लेके 3.4 का अगर इन दोनों के बीच का ज़लज़ला है, अक्सर महसूस होते हैं लेकिन ये बहुत कम नुकसान करते हैं। 5.5 से लेके अगर 6 पॉइंट के दरमियान ज़लज़ला हुआ तो बेहतर साख्त के हामिल इमारतों को बहुत कम नुकसान होता है। कम रकबे पर बुलंदी और नाक़िस साख्त के हामिल इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर 5.5 से लेके अगर 6 पॉइंट का ज़लज़ला है तो क्या होगा, अगर मजबूत इमारतें होगी, पुख्ता इमारतें होगी तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नाक़िस साख्त की इमारतें होगी तो वो गिर जाएंगी। ठीक है, उनको नुकसान होगा। 6.1 से लेके 6.9 का जो ज़लज़ला होता है तकरीबन 100 किलोमीटर के अहाते में तबाही फैला सकता है। अगर 7 पॉइंट से लेकर 7.9 तक ज़लज़ला हो तो ये बड़े ज़लज़लों में शुमार होता है। इससे बड़े पैमाने पर ज़्यादा रकबे वाले इलाके तक तबाही फैल सकती है। अगर 8 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर ज़लज़ला हो तो इससे सैकड़ों किलोमीटर तक भयानक तबाही फैल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। रिचर स्केल के मुकाबले में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है, क्या है, रिचर स्केल के मुकाबले में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के ज़रिए ज़लज़ले से होने वाली तवन्नाई के इखराज की सही तौर पर पैमाइश की जा सकती है। बड़े ज़लज़ले की मुनासिब तौर पर पैमाइश सिर्फ मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से ही की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो पता चले हैं, वो एक है रिचर स्केल जिससे हम ज़लज़ला कितना शिद्दत का था मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी अच्छी तरह से मालूम करना है, बारीकी से मालूम करना है तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़लज़ले वाले ख़ित्ते सिस्मिक एरिया में लकड़ी के मकानात और कीचड़ से बने मकानात से बेहतर होते हैं क्योंकि इमारत के गिरने की सूरत में कम नुकसान होता है। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह का भी पहले किसी पेपर में आया था, शायद टेट में। जो ज़लज़ले वाले इलाके होते हैं वहाँ पर किस किस्म के मकानात पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, लकड़ी के बने हुए मकानात पाए जाते हैं। अगर वो गिर भी जाए तो उसको आसानी से दोबारा घर बना सकते हैं और चीज़ों को नुकसान भी ज़्यादा नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। CBRI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन देखते हैं, सितारे और शमसी निज़ाम। ठीक है, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सूरज ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण सोलर इक्लिप्स। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, सूरज ग्रहण किस वजह से होता है, चांद ग्रहण किस वजह से होता है। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है और ऐसा हिलाली दिन, ठीक है, और ऐसा हिलाली दिन ही होता है जब ये क्या है हमारा सूरज है,
और ये है ज़मीन। तो ज़मीन के अतराफ में चाँद गर्दिश करता रहता है, इसीलिए जब ये सूरज के सामने इस तरह से आ जाता है तो इसका साया किस पर पड़ता है? ज़मीन पर पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो रोशनी आती है वो किसकी वजह से आती है? सूरज की वजह से आती है। अगर ज़मीन और सूरज के बीच में चाँद आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूरज ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। सूरज ग्रहण के 3-4 अक़साम हैं। एक है मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुकम्मल सूरज ग्रहण किस वक्त होता है? ये इस वक्त होता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल होता है। चाँद किसके दरमियान? सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल हो जाता है। और जुज़वी सूरज ग्रहण किस वक्त होता है? इस वक्त देखा जा सकता है जब चाँद के बैरूनी जुज़वी हिस्से का साया ज़मीन पर पड़ता है। जुज़वी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा। जब थोड़े से हिस्से का ज़मीन का समझिए इस तरह से ज़मीन की तरफ गर्दिश करते हुए चाँद इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जब ज़मीन पे थोड़ा सा साया पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? जुज़वी सूरज ग्रहण। और सालाना सूरज ग्रहण किसे कहेंगे? ये इस वक्त वाक़ होता है जब चाँद सूरज के सामने हायल होकर सूरज से छोटा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जो चाँद है मुकम्मल तौर पे सामने आने की वजह से, क्योंकि चाँद छोटा है सूरज बड़ा है, यहाँ पर सूरज बड़ा दिखाई देता है और उसके सामने छोटा सा चाँद दिखाई देता है। यहाँ पे एक किस्म का छल्ला नुमा बन जाता है। ठीक है, ये सूरज है, इसके सामने चाँद आने की वजह से इतनी रोशनी हमको दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर साइड्स की रोशनी दिखाई दे रही रिंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सालाना सूरज ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है मखलूत सूरज ग्रहण। मखलूत सूरज ग्रहण किसको बोलेंगे? ये शाज़ो नादर वाक़या होने वाला फ़लकियाती नज़ारा है जो दायरवी गहन से मुकम्मल गहन का रुख करता है। पहले क्या करता है? दायरवी गहन से, उसके बाद आहिस्ता पूरा मुकम्मल गहन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल गहन बन जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चाँद ग्रहण। चाँद ग्रहण किस वजह से होता है? चाँद पर ज़मीन का साया पड़ने की वजह से चाँद ग्रहण वाक़ होता है। चाँद ग्रहण बद्र कामिल के दिन ही वाक़ होता है। ठीक है, चाँद ग्रहण के अक़साम कितने हैं? यहाँ पर 3 अक़साम दिए गए हैं। मुकम्मल चाँद ग्रहण, जुज़वी चाँद ग्रहण और नीम जुज़वी चाँद ग्रहण। और क्या है? ज़मीन का साया चाँद की दिखाई देने वाली पूरी सतह पर पड़ने से मुकम्मल चाँद ग्रहण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी किस पर पड़ती है? चाँद पर पड़ती है, तभी चाँद रोशन होता है। ठीक है, चाँद की कोई खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से रोशन दिखाई देता है। और ये क्या है? ज़मीन के अतराफ में चाँद गर्दिश करता रहता है। तो यहाँ पर जब भी रोशनी इस तरह से चाँद पर पड़ती है, ठीक है, ज़मीन और सूरज के दरमियान में चाँद आ जाता है, तो ये कौन सा हो गया? सूरज ग्रहण हो गया। अगर यहाँ पर सूरज के अतराफ में जब ज़मीन गर्दिश करती है और चाँद ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता हुआ इस तरह से ज़मीन के पीछे आ जाता है। ठीक है, पीछे आता है, जब सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि ज़मीन का साया किस पर पड़ रहा है? चाँद पर पड़ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? चाँद ग्रहण कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मुकम्मल चाँद ग्रहण। अगर यहाँ पर पूरी तरह से इसके पीछे आ गया चाँद, तो ये क्या हो गया? मुकम्मल चाँद ग्रहण हो गया। ठीक है, जुज़वी चाँद ग्रहण इस वक्त होता है जबकि चाँद की दिखाई देने वाली सतह ज़मीन के इस पर पड़ने वाले साए से ढक जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जुज़वी चाँद ग्रहण इस वक्त ही होता है जबकि चाँद की दिखाई देने वाली सतह ज़मीन के इस पर पड़ने वाले साए से ढक जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर जुज़वी तौर पर यहाँ पर ज़मीन का साया पड़ रहा है तो वो होगा जुज़वी चाँद ग्रहण। मुकम्मल उसके ऊपर रोशनी पड़ने नहीं दे रही ज़मीन, तो वो हो गया मुकम्मल चाँद ग्रहण। और नीम जुज़वी चाँद ग्रहण किसको कहेंगे? ऐसा ग्रहण इस वक्त वाक़ होता है जब चाँद ज़मीन के साए के बैरूनी इलाके में जुज़वी तौर पर गुजरता है। यहाँ से जुज़वी तौर पर जब गुजरता है तो उसको क्या कहेंगे हम? नीम जुज़वी चाँद ग्रहण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सितारों का झिरमिट। सितारों का झिरमिट किसे कहते हैं? अगर सितारे किसी शेप में इस तरह से होते हैं तो इसको हम सितारों का झिरमिट कहते हैं। सितारों के झिरमिट में एक तारा होता है, उसको हम कुतुब तारा कहते हैं। ठीक है, जो बीच वाला तारा होता है, इसमें से कोई एक तारा क्या होता है? बीच वाला तारा कुतुब तारा कहलाता है। इसमें कुतुब तारा क्या होता है? हरकत नहीं करता, बल्कि इसके सारे सितारे हरकत करते रहते हैं। ठीक है, तो कुतुब तारा किस तरह से रहता है? यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम देखें कि
एक छतरी जैसा शेप है, हम छतरी को घुमाते हैं तो सारे के सारे हरकत करते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है ये हरकत नहीं करता। ये किसकी मिसाल है? ये कुतुब तारे की मिसाल है। कुतुब तारा किसी एक ही मुकाम पर साकिन क्यों नज़र आता है? कुतुब तारा हमें साकिन नज़र आता है। कौन सा? कुतुब तारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रियासत तेलंगाना से नज़र आने वाले सितारों के झिरमिट। सितारों के झिरमिट हमारे पास नज़र आने वाले कौन कौन से हैं? ये 4 है ये। ठीक है, लियो, आर्यन, शर्मिस्ता और स्पता ऋषि। ठीक है, ये क्या है? हमारे सितारों के झिरमिट है 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कहकशा। हमारी कायनात में बाज़ कहकशा। ठीक है, हमारी कायनात में बहुत सारे कहकशा मौजूद हैं, जिसमें से कहकशा किसे कहेंगे हम? गैलेक्सी। ठीक है, जिसमें से हम जिस कहकशा से बिलोंग करते हैं वो कौन सी कहकशा है? दूधिया कहकशा या फिर मिल्की वेव कहकशा है। ठीक है, दूधिया कहकशा से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसे बिलोंग करता है? दूधिया कहकशा से बिलोंग करता है। जिसमें दूधिया कहकशा जिसमें सूरज एक सितारा है, हमारी ज़मीन सूरज के आतराफ घूमती है जबकि चांद ज़मीन के आतराफ चक्कर लगाता है। ठीक है, दूधिया कहकशा में एक सितारा है, उसका नाम क्या है? सूरज है, और इसके आतराफ 8 सैयारे गर्दिश करते हैं और सैयारों के आतराफ चांद गर्दिश करते हैं, जिसको हम सैयारचे भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निज़ाम शमसी, सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में सूरज और इसके आतराफ घूमने वाले अजराम फिल्की को मिलाकर निज़ाम शमसी कहते हैं। निज़ाम शमसी में सैयारे कौन कौन आते हैं? सैयारे, दुमदार सितारे, हेलिका दुमदार सितारा, सितारे नुमा और शहाब साकिब की तादाद कसीर तादाद पाई जाती है। सूरज और इनके अजसाम के माबैन तजाजुबी क़ुव्वत इन्हें अपने मदार में क़ायम रखती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूरज और इनके अजसाम, सूरज और इन अजसाम के माबैन तजाजुबी क़ुव्वत इन्हें अपने मदार में रखती है। तो जो ज़मीन है, ज़मीन और बाकी के जितने भी सैयारे हैं वो अपनी अपनी जगह पर क्यों घूमते हैं? उनके अंदर कौन सी कशिश पाई जाती है? उन दोनों के दरमियान कौन सी कशिश पाई जाती है? तजाजुबी क़ुव्वत पाई जाती है। इसीलिए वो एक दूसरे के करीब नहीं आते, अपने ही मदारों में गर्दिश करते हैं। ठीक है, अपने ही मदारों में किस लिए गर्दिश करते हैं? वो तजाजुबी क़ुव्वत पाई जाती है उन दोनों के दरमियान, दोनों सैयारों के दरमियान। ठीक है, और कितने सैयारे हैं हमारे पास? हमारे पास कितने हैं? निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं। कौन कौन से? अतारुस, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये क्या है? हमारे सैयारे हैं। टोटल 8 सैयारे हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहले हम सितारा देखेंगे, सूरज। सूरज ही एक ऐसा सितारा है। ठीक है, सूरज सितारा है। सितारा किसे कहते हैं? जो खुद से रोशन होते हैं वो सितारा कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा सितारा है जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब है। इस फल की जिस्म से हरारत और रोशनी के अलावा बरक़ी मक़नातीसी अशवा मुसलसल खारिज होती है। ठीक है, यहाँ से क्या खारिज होती है? रोशनी के अलावा बरक़ी मक़नातीसी अशवा भी मुसलसल खारिज होती रहती है। सूरज ही ज़मीन पर तकरीबन तमाम तवन्नाई का मबदा है। दर हकीकत सूरज ही हमारे निज़ाम शमसी में तमाम सैयारों के लिए हरारत और रोशनी का ज़रिया है। ठीक है, यहाँ पर सैयारे खुद से रोशन नहीं होते, सैयारों के पास कोई तवन्नाई नहीं पाई जाती, बल्कि एक सूरज ही है जिसके अंदर तवन्नाई पाई जाती है, जो कि तमाम सैयारों को फ्राहम करता है। ठीक है, सबके लिए जो तवन्नाई का ज़रिया है तमाम सैयारों के लिए, वो कौन है? सूरज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सैयारे। कितने सैयारे हैं हमारे पास? सैयारे सभी सितारों जैसे ही नज़र आते हैं, लेकिन इनको अपनी रोशनी नहीं होती। वो मुहिज सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। ठीक है, जो भी सैयारे होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज से हासिल होने वाली रोशनी को मुनक्किस करते हैं। सबसे पहला सैयारा है अतारुद यानी मरक्यूरी। अतारुद शमसी निज़ाम में सूरज से सबसे ज़्यादा करीब सैयारा है। ठीक है, सूरज से सबसे ज़्यादा करीब सैयारा कौन सा है? अतारुद है, सबसे पहला सैयारा है। अलावा अज़ी ये निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा है। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। सबसे करीब सूरज के कौन है? अतारुद है, और अतारुद ही सबसे छोटा सैयारा है निज़ाम शमसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज़ोहरा की क्या खुसूसियत है।
ज़ोहरा ज़मीन का सबसे करीब सैयारा है। ठीक है, सबसे करीबी सैयारा कौन सा है? ज़मीन का सबसे करीबी सैयारा ज़ोहरा है। ठीक है, रात में ये सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। बाज़ दफ़ा ये सैयारा आसमान के मशरिक़ी सिमत तुलू आफ्ताब से पहले नज़र आ सकता है। बाज़ दफ़ा सूरज के ग़ुरूब होने के फ़ौरी बाद ये मशरिक़ की जानिब देखा जा सकता है। यही वजह है कि इसको ज़ोहरा को सुबह व शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सुबह व शाम का तारा किसे कहते हैं? सुबह व शाम का सैयारा या फिर सुबह व शाम का तारा किसको कहते हैं? ज़ोहरा को कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत। और अगरचे ये सितारा नहीं है, सरमा के अवाइल में रात के औकात में ज़ोहरा को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़ोहरा इसका कोई चांद या फिर ज़ैली सैयारचा नहीं है। इसकी महवरी गर्दिश भी मामूल के मुताबिक नहीं होती। ठीक है, ये सैयारा मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमता है, जबकि ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमती है। ठीक है, ये ज़मीनों की हरकत भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो विनस होता है ये क्या करता है? ज़ोहरा मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमता है। ठीक है, ये मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमता है, जबकि बाकी के जितने भी सैयारे हैं, एक और यूरानस और ज़ोहरा दोनों मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमते हैं। ज़ोहरा और यूरानस दोनों मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमते हैं, जबकि ज़मीन और बाकी के तमाम सैयारे मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमते हैं। ठीक है, ये हरकत याद रखना ज़रूरी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है ज़मीन। निज़ाम शमसी में ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है। ठीक है, और पानी क्यों ये मुमकिन है कि ज़मीन पर ही ज़िंदगी है, बाकी की जगह ज़िंदगी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी से मौजू फासला है और यहाँ पे दर्जे हरारत मोतदिल है, और पानी की मौजूदगी और फ़िज़ा के अलावा ओज़ोन का ग़िलाफ़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ओज़ोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये ज़मीन है ना, ज़मीन के आतराफ़ में एक ओज़ोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेसेस से बचाती है। ज़मीन पर ज़िंदगी के निज़ाम को बिगाड़ने से बचाने के लिए हमें चाहिए कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें। ठीक है, और खिला से हमारी ज़मीन नेलगो सब्ज़ नज़र आती है। ठीक है, खिला से हमारी ज़मीन किस तरह से नज़र आती है? नेलगो सब्ज़ नज़र आती है। ये ज़मीन की सतह पर पानी से रोशनी का इनेकास और खुश्की के सबब होता है। ठीक है, खुश्की और पानी के सबब हमारी ज़मीन जब खिला से देखते हैं तो किस तरह से नज़र आती है? ये नेलगो सब्ज़ रंग की नज़र आती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है। ज़मीन का कितने चांद है? सिर्फ एक ही चांद है। नेक्स्ट है मुरीख। ज़मीन के बैरून मदार में कौन है? मुरीख है। मुरीख पहला सितारा है। ठीक है, ज़मीन से हम जब आगे जाएंगे, बैरून मदार में जाएंगे, तो वहाँ पे कौन है सबसे पहला सैयारा? मुरीख है। ठीक है, सितारा नहीं, यहाँ पे सैयारा आना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहला सैयारा क्या है यहाँ पे? मुरीख है। ये किसी कदर सुर्ख नज़र आता है, इसीलिए इसको हम सुर्ख सैयारा भी कहते हैं। मुरीख के 2 छोटे चांद हैं। ठीक है, कुदरती तौर पर इसके 2 छोटे चांद हैं। और मुरीख पर साइंसी तजुर्बे का अमेरिका के इदारे नासा ने 26 नवंबर 2011 को मुरीख पर साइंसी तजुर्बेगाह का आगाज़ किया, ताकि मुरीख से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात इकट्ठा की जाए। सैयारे के सतह पर हरकत होने वाली खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी 6 अगस्त 2012 को यहाँ पर पहुँची। ये खलाई गाड़ी मुरीख की सतह पर चट्टानों के अज्जा या अनासिर के बारे में तहक़ीक़ात कर रही है। इस तजुर्बेगाह ने इस सैयारे पर पानी का वजूद के इशारे दिए हैं। इस बात की तहक़ीक़ात जारी है कि आया मुरीख पर ज़िंदगी के लिए मौजू हालात पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुश्तरी जुपिटर। मुश्तरी निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ठीक है, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन है? मुश्तरी है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 ज़मीनें समा सकती है। ठीक है, ये हमारी ज़मीन से 1300 गुना बड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी कमियत हमारे ज़मीन की कमियत से तकरीबन 318 गुना ही ज़्यादा है। ठीक है तो ये 1300 गुना बड़ा, लेकिन ज़मीन से सिर्फ 318 गुना ही इसका वज़न है, यानी ये कमियत के हिसाब से ज़मीन से कम है। ये अपने महवर पर बहुत तेज़ी से घूमता है। ठीक है, अपने महवर पर कौन घूमता है सबसे तेज़ी से? ये जुपिटर। ठीक है, मुश्तरी सबसे तेज़ घूमने वाला
सैयारा है। और इसके सैयारे भी अनगिनत है, सैयारचे, इसके सैयारचे भी अनगिनत है। ठीक है, क्या है, इसके सैयारचे भी अनगिनत है। और उसके बाद है नेक्स्ट ज़ोहल। ज़ोहल सैटर्न, मुरीख से आगे ज़ोहल है जिसका रंग जर्दी माइल है। इसके आतराफ पाए जाने वाले दैरवी हाले निज़ाम शमसी में इसे दूसरे सैयारों से ममीज़ करते हैं। सादा आंख से ये दैरवी हलक़े नज़र नहीं आते, यहाँ एक दूरबीन की मदद से इन्हें देखा जा सकता है। ज़ोहल के बहुत से चांद हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है ज़ोहल का, ज़ोहल के आतराफ में पाए जाने वाले ये जो दैरवी हलक़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका रंग कैसा है, जर्दी माइल है, और इसके आतराफ में पाए जाने वाले ये जो हाले हैं इसको सबसे अलग बनाते हैं। ठीक है, ये जो हाले हैं किसके आतराफ में पाए जाते हैं, दैरवी हाले ज़ोहल के आतराफ में पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यूरेनस और नेपच्यून। ये दो सैयारे निज़ाम शमसी में बैरून तरीन यानी सबसे आखिरी वाले सैयारे हैं। बहुत ताकतवर खुदबीन से ही इन्हें देखा जा सकता है। ज़ोहरा की तरह यूरेनस भी मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमता है। ठीक है ना, यूरेनस और ज़ोहरा दोनों उल्टा घूमते। ठीक है, मशरिक़ से मगरिब की जानिब घूमते, जबकि तमाम सैयारे जो हैं वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब घूमते हैं। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसके महवर का ख़त बहुत झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका यूरेनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अपने महवर पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है ये। ठीक है, सीधा नहीं है बल्कि झुका हुआ है। नतीजतन इसकी हरकत ऐसी नज़र आती है जैसे कि ये अपने पहलू पर घूम रहा है। ठीक है, ये जैसे कि एक करवट पे घूम रहा है, इस तरह से नज़र आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निज़ाम शमसी के अव्वलीन चार सैयारे अतारुल, ज़ोहरा, ज़मीन और मुरीख दिगर चार सैयारों की बनिस्बत सूरज से बहुत करीब है। ठीक है, ये चार, इसमें 8 है तो 4 सूरज से करीब है, 4 सूरज से दूर हो गए। ठीक है, इन्हें अंदरूनी सैयारे कहा जाता है। ठीक है, अंदरूनी सैयारों में कौन कौन आ गए, अतारुल, ज़ोहरा, ज़मीन, मुरीख। और अंदरूनी सैयारों के आतराफ गिने चुने चांद होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो अंदरूनी सैयारे हैं उनके चांद बहुत कम होते हैं, 1, 2 या फिर चांद नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंदरूनी सैयारों के चांद बहुत कम होते हैं। मुरीख के मदार के बाहर पाए जाने वाले सैयारे मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून अंदरूनी सैयारों के मुकाबले में सूरज से बहुत दूर पाए जाते हैं। इन सैयारों के आतराफ गोल हाले होते हैं और बैरूनी सैयारे बहुत ज़्यादा चांद रखते हैं। ठीक है, बैरूनी सैयारों के आतराफ गोल हाले होते हैं और बैरूनी सैयारों के चांद ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है तमाम सैयारों के नाम और उनका खुतर और वो सूरज से कितनी दूर है और इनकी मदारी गर्दिश के लिए कितना वक्त लगता है और इनके सैयारों की तादाद। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये जो चार कौन से, ये अंदरूनी सैयारे हैं, जबकि 4 बैरूनी सैयारे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंदरूनी सैयारों के चांद क्या है, बहुत कम है, दोनों के तो चांद है ही नहीं, दोनों में 1 और 2 चांद हैं। जबकि बैरूनी सैयारे जितने भी हैं उनके चांद बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा चांद मुश्तरी के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांद किसके हैं, मुश्तरी के हैं। अतारुल, ज़ोहरा के चांद नहीं है, ज़मीन का 1 चांद है। और सबसे ज़्यादा मदारी गर्दिश के लिए वक्त किसको लगता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेपच्यून को लगता है। नेपच्यून को 165 साल लगता है एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने में। ठीक है, ये जो अंदरूनी सैयारे हैं ये सूरज के करीब है, इसलिए इनको गर्दिश करने के लिए, मदारी गर्दिश के लिए सिर्फ दिनों में टाइम लगता है। ठीक है, जबकि जो बैरूनी सैयारे हैं उनको साल लग जाते हैं। ठीक है, साल लग जाते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में। हमारी ज़मीन को 365 दिन लगते हैं, जबकि सबसे कम वक्त किसको लगता है, अतारुद को लगता है। ठीक है, अतारुद को सबसे कम टाइम लगता है, 88 डेज में एक यहाँ पर गर्दिश हो जाती है इसकी, जबकि नेपच्यून की 165 डेज में एक गर्दिश 165 साल में एक गर्दिश होती है। ठीक है, और सूरज से सबसे करीब कौन है, यहाँ पर सबसे करीब में है अतारुद और सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। ठीक है, और ज़मीन का खुतर कितना है, यहाँ पे सबका खुतर है, खुतर यहाँ पे किसका कम है, अतारुद का कम है, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, मुश्तरी का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुमदार सितारे। दुमदार सितारे किसे कहेंगे, दुमदार सितारे भी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। ये सितारे गैर मामूली बैज़वी मदारों में सूरज के आतराफ घूमते हैं।
लेकिन इनकी मदारी गर्दिश की मुद्दत बहुत तवील होती है और दुमदार सितारा आसमान में आम तौर पर रोशन सरे और दुम के साथ ज़ाहिर होता है। जैसे जैसे ये दुमदार सितारा सूरज से करीब होता है, इसकी दुम की जसामत बढ़ती है, लेकिन इस सितारे की दुम हमेशा सूरज के परे होती है। ठीक है, यहाँ पर जो दुमदार सितारे हैं वो सूरज के आतरफ बैज़वे मदार में गर्दिश करते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहे ना ये, तो ये क्या करते हैं, बैज़वे मदार में गर्दिश करते हैं। ये क्या, दुमदार सितारे में क्या होता है, एक रोशन सरा होता है और इनके पीछे दुम होती है और इसका जो सरा होता है वो हमेशा किधर होता है, सूरज की साइड होता है। ठीक है, इसका सरा हमेशा सूरज की साइड होता है और दुम सूरज से परे होती है। जैसे जैसे ये सूरज के करीब आते जाएंगे इनकी दुम की जसामत क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शहाब साकिब और हिजर साकिब। एक ऐसी रात जिसमें आसमान साफ दिखाई दे और चांद नज़र ना आए, और चांद नज़र ना आए, कभी कभी आपको आसमान में रोशनी की एक धार नज़र आती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टूटा हुआ तारा कहते हैं। राइट, टूटा हुआ तारा या फिर शूटिंग स्टार्स कहते हैं इनको। अगरचे ये सितारे नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, शहाब साकिब कहते हैं। ये क्या है, ये शहाब साकिब है। ये होता क्या है, ये एक छोटा सा जिस्म होता है जो कभी कभी ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है। ऐसे मौके पर इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, फ़िज़ा की रगड़ से ये गर्म हो जाता है और रोशन हो जाता है। ये रोशन होता है और फिर बुझ जाता है। यही वजह है कि इससे पैदा होने वाली रोशनी धारी चंद सानियों के लिए यानी चंद सेकंड के लिए दिखाई देती है। बाज़ शहाब साकिब इतने बड़े होते हैं कि बुझ जाने से पहले ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से जो अजसाम ज़मीन तक पहुंच जाते हैं वो हिजर साकिब कहलाते हैं। ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे अजसाम होते हैं वो क्या होते हैं, फ़िज़ा की रगड़ की वजह से गर्म होके रोशन हो जाते हैं और फिर बुझ जाते हैं। सारे के सारे जो शहाब साकिब होते हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। जो ज़मीन तक शहाब साकिब पहुंच जाता है उसको हम हिजर साकिब कहते हैं। मसनूई सयाची किसे कहते हैं, ऐसे अजसाम जो ज़मीन के आतराफ गर्दिश करते हैं, सैयारों के आतराफ गर्दिश करते हैं, वो सयाची कहलाते हैं। ठीक है, ज़मीन का सयाचा कौन है, कुदरती सयाचा। जो कुदरती तौर पर गर्दिश करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुदरती सयाचा कहलाता है। जैसे कि चांद ज़मीन का क्या है, कुदरती सयाचा है। जबकि हमारे मुल्क में, जबकि हम जो मसनूवी तौर पर तैयार करके फ़िज़ा में भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं और ज़मीन की तरफ गर्दिश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मसनूवी सयाचे कहलाते हैं। ठीक है, तो मसनूवी सयाचे हमारे मुल्क ने कई सयाचे फ़िज़ा में रवाना किए हैं। आर्यभट्टा ऐसा पहला सयाचा है। ठीक है, हमारे मुल्क ने कई ऐसे सयाचे फ़िज़ा में भेजे हैं जिसमें सबसे पहला कौन सा है, आर्यभट्टा है। इसके अलावा और भी है जैसे कि इनसैट, कल्पना 1, एडुसैट वगैरह, इनमें से चंद एक ऐसे हैं। और मसनूवी सयाचे को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन्हें, मौसम की पेशकयासी के लिए, टेलीविज़न के लिए, शुआओं की तरसील के लिए, रेडियो के सिग्नलों के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अलावा अज़ीं मसनूवी सयाचे मौसिलात, रिमोट सिग्नलिंग, बहुत बड़े फासले से इत्तलात के हुसूल, हवाबाजी और दिफाई मकासद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, वो है हेलिका दुमदार सितारा। हेलिका दुमदार सितारा 76 वर्षों में एक मरतबा नज़र आता है। ठीक है, हेलिका दुमदार सितारा 76 वर्षों में एक मरतबा नज़र आता है। ये गुज़िश्ता कब नज़र आया था, 1986 में नज़र आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान मुकम्मल हायल हो जाता है तो क्या वाक़ होता है। जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान मुकम्मल हायल हो जाता है तो मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होता है। क्या होता है, मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होता है। जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ गया तो क्या होगा, सूरज ग्रहण, मुकम्मल सूरज ग्रहण। ज़ैल में कौन सा सैयारा ज़मीन से करीब तर है, सबसे करीब कौन सा है, ज़ोहरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तमाम सैयारों में सबसे ज़्यादा चमकदार सैयारा कौन सा है, ज़ोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाँद ज़मीन का डैश है, चाँद ज़मीन का कुदरती सैयारचा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंदुस्तान का पहला मसनूई सैयारचा कौन सा है। हिंदुस्तान का
सबसे पहला मसनूई सयाचा आर्यभट्टा है। नेक्स्ट लेसन है हरकत की तरसीमात, ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये बहुत ही इजी और सिंपल लेसन है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। चलिए देखते हैं फिर भी कुछ यहाँ पर है क्या। यहाँ पर एक ज़ाब्ता है, वो क्या है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का ज़ाब्ता दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुमला तय करदा फासला बटा फासला तय करने के लिए लिया गया वक्त। ठीक है, इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, किस तरह से, फासला बटा वक्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। यहाँ पर तरसीमात है, इसको कहेंगे हम, अगर तरसीम में ये लाइन स्ट्रेट जाती है तो हम उसको कहेंगे हमवार रफ्तार। ठीक है, हमवार रफ्तार या फिर हमवार चाल के साथ वो जिस्म हरकत कर रहा है। ठीक है, अगर तरसीम इस तरह से हो रही है, इस तरह से इसके अंदर इस तरह से ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, गैर हमवार रफ्तार। ठीक है, हमवार रफ्तार और गैर हमवार रफ्तार। हमवार रफ्तार किसको बोलेंगे, ऐसी रफ्तार जो मसावी वक्त में मसावी फासला तय करती है, हमवार रफ्तार कहलाती है। और ऐसी रफ्तार जो हम मसावी वक्त में मसावी फासला तय नहीं करती, वो क्या कहलाती है, गैर हमवार रफ्तार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक गैर हमवार रफ्तार की मिसाल है। गैर हमवार रफ्तार का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अगर किसी ग्राफ के अंदर, ठीक है, ना तो कमी हो रही है ना तो ज़्यादती हो रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, एक ही लाइन पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो जिस्म है हालत हरकत में था यहाँ से यहाँ तक, अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हालत सुकून में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मरतबा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फासला और वक्त की तरसीम में बनी ढाल इसकी नुमाइंदगी करती है। किसकी करती है, फासला और वक्त की तरसीम में बनी ढाल इसकी नुमाइंदगी करती है, चाल की नुमाइंदगी करती है। हस्बे ज़ैल में कौन सी तरसीम मुस्तकिल चाल या हमवार हरकत की नुमाइंदगी करती है। हमवार हरकत कौन सी है, यहाँ पर ये वाली है हमवार हरकत। ठीक है, ये तो हालत सुकून में है, ये गैर हमवार है, ये भी गैर हमवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतसिला शक्ल में चार गाड़ी 1, 2, 3, 4 के फासला और वक्त की तरसीम दी गई है, इनमें से किसकी चाल सबसे ज़्यादा है। किसकी चाल सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्थ वाले की चाल सबसे ज़्यादा है, इसने कम वक्त में ज़्यादा फासला तय कर लिया है, इसीलिए इसकी चाल ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, मुतसिला फासला और वक्त की तरसीम एक गाड़ी की हरकत की नुमाइंदगी करती है, किस वक्फे के दौरान गाड़ी हालत सुकून में होगी। कौन से वक्फे में हालत सुकून में होगी, सी और डी के दरमियान गाड़ी क्या होगी, हालत सुकून में होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो कमी आ रही है ना तो ज़्यादती आ रही है। अगर लाइन इस तरह से स्ट्रेट जाती है तो क्या होगी, वहाँ पर हालत सुकून होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तरसीम के मद्देनज़र वक्त में इजाफे के साथ शय की रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कोई तब्दीली नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वक्त के साथ साथ रफ्तार में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही है, एकसां रफ्तार के साथ ये जिस्म हरकत कर रहा है, इसीलिए हमवार हरकत के साथ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वक्त के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। इसी वीडियो के साथ हमारी फ़िज़िकल साइंस 8th क्लास भी मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।